वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स से जो चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पहले स्टार्टिंग में कुछ दो तीन एमसीक्यू है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किन किन बेसिस पे होता है। इनकम के बेस पे यस, लिटरेसी यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसके बेस पे यस, हेल्थ स्टेटस के बेस पे यस। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। भारत के जो पड़ोसी देश है इनमें से किसका ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे बेहतर परफॉर्मेंस है, वो है श्रीलंका। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा मैथमेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन दे दिया। उसने कहा है कि चार फैमिली है, उनकी जो एवरेज इनकम है वो है 5,000। अगर तीन फैमिली की इनकम, एक की 4,000, एक की 7,000 और एक की 3,000 हो तो चौथी फैमिली की इनकम बतानी है। छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको बहुत इजी है ना। हमने तीनों वैल्यू रख ली, मान के चला चौथे को 4 है, डिवाइड बाई 4 इक्वल टू, और इस तरह से कर लेना, आपको आता ही होगा। अब हम करेंगे मेन क्वेश्चंस। What is the main criteria used by World Bank in classifying different countries? जो वर्ल्ड बैंक है उसका क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे वो अलग अलग कंट्री को क्लासिफाई करती है। What are the limitation of this criteria? लेकिन इस क्राइटेरिया की कुछ कमियां हैं, वो कमियां क्या हैं? तो चिल्ड्रन, जो वर्ल्ड बैंक है ना भैया, वो बस एक ही चीज देखती है, पैसा, कि किस देश के पास कितना पैसा है। और इसकी कमी क्या है? उसकी कमी ये है, वो ये नहीं देखती वहां का हेल्थ स्टेटस क्या है, वो ये नहीं देखती जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या है, वहां के लोग कितना लिटरेसी रेट है। तो वो तो बस पैसा ही पैसा देखती है। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में हम लिख देंगे। देखो, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज इज पर कैपिटा इनकम। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने यहां से लेके और यहां तक पूरा क्वेश्चन से उठाया है। देख रहे हो, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, बस मैंने एक वर्ड ऐड किया है, पर कैपिटा इनकम, और मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। याद रखना चिल्ड्रन, जो बच्चे स्मार्टली क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे वो ही बच्चे अच्छे मार्क्स लेंगे। दूसरा, इसमें क्या पूछा था कि भैया इसकी लिमिटेशन बता दो, इसकी कमियां क्या है। तो कमी क्या है? वर्ल्ड बैंक फोकसेस ऑन इनकम एंड इग्नोर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वर्ल्ड बैंक क्या करती है? केवल पैसे पे फोकस करती है और इग्नोर कर देती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि वहां का लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहां हेल्थ केयर कैसा है। तो इन सब चीजों को इग्नोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what respect is the criteria used by the UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank? अब जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, यूएनडीपी भी एक संस्था है, तो अब ये पूछ रहा है किस तरह से जो यूएनडीपी है उसका क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक से अलग है। तो यार अभी अभी हमने देखा था कि भैया वर्ल्ड बैंक का तो बस एक ही नजरिया है, वो तो बस ये देखती है कि किस देश के पास कितना पैसा है। लेकिन यूएनडीपी बढ़िया काम करती है, वो पैसा तो देखती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसा नहीं देखती, लेकिन वो पैसे के साथ साथ ये भी देखती है उस कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है, उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो बस इसी बात को अब हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। देखो, द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। पूरा का पूरा मैंने भाई क्वेश्चन से उठाया है। कहां से? ये रहा, यहां से लेके यहां तक। तो ये 2-2.5 लाइन तो मैंने वैसी भर दी क्वेश्चन से। कैसे अलग है? बिकॉज द वर्ल्ड, सॉरी यहां आएगा वर्ल्ड बैंक, मैं भूल गया। द वर्ल्ड बैंक मेक्स इट्स क्राइटेरिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक अपना क्राइटेरिया बनाती है वो केवल पैसे के बेस पे बनाती है। वाइल यूएनडीपी's क्राइटेरिया इंक्लूड, यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें हेल्थ स्टेटस भी इंक्लूड होता है कि हेल्थ स्टेटस कैसा है, उसमें एजुकेशन भी इंक्लूड होती है, वहां का लिटरेसी रेट कैसा है, और इनकम भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी यूज एवरेजेस? आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज? हम एवरेज क्यों यूज करते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को पूरा निकालने के लिए? क्या इसकी भी कोई कमियां हैं? इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल।
इसका मतलब इसमें 3 क्वेश्चन है। अब देखो चिल्ड्रन, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक इंडिया का एग्जांपल लिया, एक अमेरिका का। अब यार इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, अमेरिका में पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। इस चीज को यहां से समझो। मान के चलो एक फैमिली की जो टोटल इनकम है वो 20,000 रुपए पर मंथ है। ये जो पापा हैं 20,000 रुपए कमाते हैं, और इस फैमिली के भी जो फादर हैं, जो अर्निंग मेंबर हैं, वो 20,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन इस फैमिली में लोग हैं केवल 4, और इस फैमिली में लोग हैं 8। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या दोनों की कंडीशन एक जैसी होगी? नहीं भाई, इनकी तो पर पर्सन जो इनकम आई वो निकल के आई 5,000, और इनकी निकल के आई केवल 2,500। तो इनका लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा? समझ गए? तो एवरेज इसलिए निकाला जाता है ताकि वहां की हमें डिटेलिंग पता चल पाए। तो पहला क्वेश्चन तो ये देखो, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अलग अलग कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है। सो कैलकुलेटिंग द एवरेज हेल्प्स इन गेटिंग द एस्टिमेटेड आंसर। तो एवरेज से हम क्या लगा लेते हैं, एक एस्टिमेटेड आंसर, जैसे हमने यहां निकाला वो निकल आता है। अब वो पूछ रहा था क्या इसकी कोई लिमिटेशन है, इसकी भी कुछ कमियां हैं? Averages do not tell us about similarities or differences between two countries. एवरेज कुछ डेटा तो हमें सही दे देता है, लेकिन उन दोनों कंट्रीज के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हमें नहीं बताता। फिर इसने एक और बात कही कि अपने एग्जाम्पल से समझाओ। अब जैसे भैया इंडिया के अंदर अंबानी जी भी रहते हैं, है ना, अनिल अंबानी, और एक आम दुकानदार भी है। बोथ आर इंडियन, दोनों इंडियन है, बट लाइफ स्टाइल ऑफ बोथ इज जस्ट पोल्स अपार्ट। लेकिन दोनों का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है? बिल्कुल अलग है। समझ रहे हो? सो वी कैन से दैट एवरेज जस्ट गिव अस अ रफ आइडिया एंड डू नॉट कन्वे द एग्जैक्ट फिगर। इसीलिए जो अब भैया दूसरे लोगों ने, जो बाहर की यूएनडीपी या वर्ल्ड बैंक आई, उसने तो अंबानी की भी इनकम जोड़ ली और एक लेबर क्लास पर्सन की भी इनकम जोड़ ली और बना के एवरेज दिखा दिया। लेकिन वो ये नहीं दिखा रहा कि उसमें अंबानी का लाइफ स्टाइल भाई साहब बिल्कुल अलग है और उस शॉपकीपर का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब, हेंस per capita income is not useful criteria at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. ये कह रहा कि भैया हरियाणा की, सॉरी, जो पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? मतलब पैसा ज्यादा है पंजाब के पास केरला से। लेकिन फिर भी केरला का जो हेल्थ स्टेटस है, केरला का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, केरला का जो लिटरेसी परसेंटेज है, मतलब केरला इन सब चीजों में अच्छा रिकॉर्ड है पंजाब से। तो यूजुअली लोग ये वाली बात कहते हैं, भैया जहां पैसा ज्यादा होगा वहां फैसिलिटीज ज्यादा होगी और वो ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये कह रहा है कि इस तरह से हम ये नहीं बना सकते कि भाई साहब पैसा ही सब कुछ है। क्या आप इस बात से अग्री है? बिल्कुल अग्री है भाई, पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। आई कंप्लीटली अग्री फ्रॉम द स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट से पूरी तरह अग्री करता हूं। क्या है वो स्टेटमेंट? पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल क्राइटेरिया। ये पूरा मैंने यहां से उतारा है। एट ऑल एंड शुड नॉट बी यूज टू कंपेयर स्टेट्स। देख रहे हो, क्वेश्चन में से ही आंसर बना दिया। अब वो पूछ रहा है क्यों, डिस्कस करो। दिस इज ट्रू बिकॉज द लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एटसेट्रा आर बेटर इन केरला इन कंपैरिजन टू हरियाणा। या यहाँ पे पंजाब भी कर सकते हो, जो भी वो पूछ रहा है। क्योंकि भैया देखो वहां पे पैसा कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन फिर भी उनकी मोर्टेलिटी रेट बेहतर है, उनका हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर है ना, उनका लिटरेसी रेट बेटर है। तो हम ये नहीं कह सकते खाली पर कैपिटा इनकम के बेस पे ही आप ये नहीं कह सकते कि कोई स्टेट अच्छा या बुरा है। चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। और टेलीग्राम पे अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको मोबाइल फोन पे मिलते रहे, तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। वो कह रहा है कि आजकल इंडिया में कौन कौन से सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं। भाई हम कोयला यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, है ना, नेचुरल गैस हम यूज करते हैं। व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर्स। अगर आज से 50 साल बाद की बात करें तो क्या रिसोर्सेज हम यूज कर पाएंगे?
क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं। भाई हम सोलर एनर्जी को यूज कर पाएंगे, हम विंड एनर्जी को यूज कर पाएंगे। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो। द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय पीपल, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतारा है। इंडिया आर फायरवुड, लकड़ी है, कोल यानी कि कोयला है, ये जो है पेट्रोलियम है, ठीक है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। अदर पॉसिबिलिटीज 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ कैन बी यूजिंग सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है एज अ सोर्स फॉर वेरियस एनर्जी फॉर्म, और अलग अलग तरह से उसका हम यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अगर अभी तक मेरे भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। बहुत बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए, और प्लीज एक सब्सक्राइब दे देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप आपने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिया होगा। व्हाई इज द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? अब ये कह रहा है कि भैया अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम उतना ही यूज करें जितनी जरूरत है, ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा उड़ा रहे हैं। और इसका रीजन क्या है कि अगर हम इनको जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको कुछ नहीं मिलेगा, और जब उनको कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा जो कंट्री है वो बहुत पीछे हो जाएगा। देखो, द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, कहां से उठाया? पूरा का पूरा भाई सब क्वेश्चन से ही उठा लिया। इस तरह से आपको मार्क्स चुराने हैं। बिकॉज इफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट यूज्ड केयरफुली, अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज नहीं किया, दे मे नॉट बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, the earth has enough resource to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person. How is this statement relevant to the discussion of development discuss? अगर आपने चिल्ड्रन ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें एक स्टेटमेंट आया है कि हमारी जो जो अर्थ है, मदर अर्थ है, इसमें इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी जरूरत पूरी हो सकती है, जरूरत, लेकिन किसी का ग्रीड पूरा नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस को आपको बताना है। देखो, द स्टेटमेंट द अर्थ, ये पूरा वहीं से उतारा, इज कंप्लीटली रेलिवेंट, पूरी तरह से सही है। कैसे सही है? इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज अभी हमने बात करी थी नॉन रिन्यूएबल है। कोयला एक बार जल गया तो जल गया, अब दोबारा यूज नहीं हो सकता। पेट्रोलियम गैस एक बार जल गई तो जल गई, ठीक है, पेट्रोल डीजल एक बार। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू यूज देम वाइजली, इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया हम उनको वाइजली यूज करें, ओनली टू मीट देयर नीड्स, जितनी जरूरत है बस उतना। ये नहीं कि इधर उधर घूम रहे हैं बेफालतू में, पेट्रोल डीजल फूंक रहे हैं, एंड नॉट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। If natural resources are not used widely now, the future generation may not be able to use them. अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि भैया अगर हम अभी खत्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आने वाले लोगों के लिए। और जब उनके लिए कुछ नहीं होगा, which will result in the downfall of a development of a country. अरे भैया कोई भी कंट्री उतना ही तो डेवलप होता है जितना उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। वो कह रहा है कि ऐसी कुछ एग्जांपल जो आपने अपने आसपास ऑब्जर्व किए हों वो बताओ जिससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है। पोल्यूशन, ये देखो, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है उनको वाटर बॉडीज में मिला दिया जाता है, जरूरत से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, माइनिंग हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दो बस। अ फ्यू एग्जांपल्स क्या है? नंबर 1, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल्स, अभी हमने देखा। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्कार्डेड इनटू वाटर बॉडीज, अभी हमने देखा है ना, ये रहा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये वाटर बॉडीज में मिला देते हैं। तीसरा, डिफॉरेस्टेशन, जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, माइनिंग हो रही है, सॉइल इरोजन, पानी इतना बहा रहे हैं भाई साहब कि पानी की वजह से मिट्टी बह बह के जा रही है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। अभी ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस, किसका है? बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का या पाकिस्तान का? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।